नमस्कार आप सभी को। मैं हूं जिज्ञासा यादव और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज की 7वीं क्लास है, जिसमें हम हमारे प्रीवियस क्लास के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि, जिसके 2-3 नियम जो है वो रह गए हैं। वो 2-3 नियम हम आज की क्लास में देखेंगे, जिसके बाद जो हमारा ये संधि टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आज समय बचता है तो हम हमारे अगले टॉपिक को भी आज शुरू कर लेंगे। अब ये टाइम पर डिपेंड करता है, और समय नहीं रहा तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने विसर्ग संधि के 3 नियम पढ़े थे। उसका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए हम क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने पढ़ा था अ या आ स्वर के बाद, अगर ये विसर्ग के पूर्व है अ या आ स्वर्ग के बाद अगर विसर्ग आए, और विसर्ग के बाद क्या आए, इन चारों में से कोई एक वर्ण, तो विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यही पढ़ा था हमने। ये हमारा पहला नियम था, है ना। दूसरा नियम हमने पढ़ा था, ये अ आ स्वर हो गया। अब अ या फिर आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तो जो हमारा विसर्ग है वह श में परिवर्तित हो रहा था। ये मैंने कुछ समझाने के लिए, जो अभी हम चौथा नियम पढ़ने वाले हैं, ये वो समझाने के लिए मैंने बनाकर रखा हुआ है पहले से, वरना राइटिंग में भी हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत तो नहीं, पर थोड़ा तो होता है। ठीक है। और तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग जो है, विसर्ग ना, वह श में परिवर्तित हो जाएगा। ट या ठ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। त या थ हो तो विसर्ग जो है वो स में परिवर्तित हो जाएगा। कौन परिवर्तित हो रहा है? विसर्ग। ये था हमारा तीसरा नियम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चौथा नियम विसर्ग का। और चौथा नियम कहता है कि अ या आ के अतिरिक्त, ये मैं जानबूझ के काट रही हूं लिखकर, ताकि आप लोगों के दिमाग में बस जाए कि हाँ, बस ए नहीं आना चाहिए, अ और आ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा अन्य स्वर हो सकते हैं, है ना। कोई भी अन्य स्वर, स्वर के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या है? इसको देख के कोई शौक में मत आ जाना कि सघोष वर्ण अब क्या है। वर्णमाला में हमने साफ साफ पढ़ा है इस चीज को, मैंने रिवाइज करवाते हुए आप लोगों को पढ़ाया है। ये हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन, ये उनका स्थान। ठीक है, स्थान 1 और स्थान 2 के सारे वर्ण क्या कहलाए थे? अघोष। और स्थान 3, 4 और 5, ठीक है, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान के वर्ण कहलाए थे घोष, या उसी को हम कहते हैं सघोष। ठीक है, मतलब ये तीनों स्थान के जो वर्ण हैं, ग, ज, ड, द, ब,
ध, झ, ड, ध, भ, और ये ण, य, अण, न, म, ये सारे जो वर्ण हैं अगर विसर्ग के बाद आते हैं तो हमारा विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। ये कहता है विसर्ग का चौथा नियम, विसर्ग संधि का चौथा नियम, कि अ या आ के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो, स्वर के सामने विसर्ग हो और उस विसर्ग के सामने सघोष वर्ण हो, तो हमारा विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं उसके उदाहरण। निह, धन, भय। इसलिए वर्णमाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को वर्णों को बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है, तो आपको एक एक कैटेगरी और उसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं ये सब आप लोगों को याद रखना है। निह, धन, भय विसर्ग है। विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा है, मतलब अ आ के अलावा एक अन्य स्वर है, और इधर है एक सघोष वर्ण। सघोष है क्या देख लीजिए। सबसे पहले तो आप जब जाए ना एग्जाम सेंटर में तुरंत ये टेबल बना लीजिएगा, तुरंत, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। ये भी बिल्कुल है ना, बिल्कुल भ एक सघोष वर्ण है, तो विसर्ग को हम लोग आधे र में बदल देंगे और र वर्ण आधा र जो होता है वो ऊपर मात्रा के रूप में लिख दिया जाता है, तो हमें क्या मिला, निर्भय। ठीक, तो कोई भी पूछे निर्भय का संधि विच्छेद क्या है, निह, धन, भय। ठीक, इसका हम तुरंत वर्ण विन्यास करेंगे तो हमको समझ में आएगा। न, धन छोटी ई, धन आधा र, धन, भ, य। ठीक, हमें र मिल रहा है। र के पहले हमें मिला है एक स्वर जो कि अ आ के अलावा एक दूसरा स्वर है, और र के बाद है एक सघोष वर्ण, तो जिसका क्या मतलब निकलता है हमारे नियम के हिसाब से कि पक्का जो है र की जगह पर विसर्ग रहा होगा। इसीलिए जब ये पूरा शब्द हमने लिखा तो उसमें एक विकार के रूप में जो है विसर्ग र में बदल गया, ये विकार आया उस शब्द में। ठीक है, तो अब हम इसको दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, निह, धन, भय। ठीक है, कितना आसान है। इसलिए दोनों तरह से आप संधि बना कर देखें। इस तरह पहले विच्छेद करके उसका शब्द ढूंढे, फिर शब्द को विच्छेद करें, उसका संधि विच्छेद करें। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दुह, धन, जन। अब सबको समझ आ ही गया होगा इसका क्या होगा, दुर्जन। है ना, अब तक मैं ऐसे पढ़ा रही थी जैसे मैं ABCD पढ़ा रही हूँ छोटे से बच्चे को, लेकिन अब आप लोगों को, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं संधि, कि देखकर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। दुह, धन, भाग्य, दुर्भाग्य। ठीक, एक और, जब मैं विसर्ग संधि ही पढ़ा रही थी, शायद मैं पहला ही या दूसरा नियम में पढ़ा रही थी, पहला नियम जब मैं पढ़ा रही थी, जहां पर हाँ विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, वहां पर मैंने आप लोगों को जब अपवाद बताया था तब मैंने एक शब्द बताया था, आशीर्वाद। वो मैंने अपवाद के रूप में नहीं बताया था, एक शब्द शुद्धि के मतलब शब्द शुद्धि समझाने के इंटेंशन से मैंने आप लोगों को बताया था। वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, वो चौथे नियम का उदाहरण हो जाएगा, आशीर्वाद। कैसे ये देखते हैं। ठीक, आ, धन, श, धन, बड़ी ई, आधा र, व, आ की मात्रा, और द को जैसे ही लिख दे रही हूँ। ठीक, आ के अलावा एक अन्य स्वर है, बीच में र है, और इधर एक सघोष वर्ण है। ठीक,
इसमें नहीं लिखा हुआ है, मतलब इस टेबल में नहीं है, मगर ये हमें पता होना चाहिए कि वह भी एक सघोष वर्ण है। हमने पढ़ा था कि सघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन 3 स्थानों के वर्णों के अलावा, है ना। सभी स्वर अयोगवाह, है ना। अयोगवाह कौन से, अम अह, और ये तीसरा, चौथा और 5वें स्थान के ये वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, है ना। तो व हमारे पास है, कहाँ गया व, ये रहा। तो यहाँ पहले एक आ के अलावा अन्य स्वर है, बीच में र है, और उसके बाद हमें एक सघोष वर्ण भी मिल रहा है, मतलब ये चौथा नियम है विसर्ग संधि का। तो यहाँ पर यह र हमको विसर्ग के रूप में लिखना है। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, आशिह धन वाद, ठीक है, आशीर्वाद। इतना आसान है संधि करना। हाँ, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए निर्जन, दुर्लक्ष्य, यजुर्वेद, ठीक है, धनुर्धर, ये सब आपको विच्छेद करना है। आविह धन भाव, आयुः धन वेद, ठीक है। दुह धन आशा, देखती हूँ इसका कैसे करते हो। दुह धन उपयोग, ये तो समझ में आ ही गया है, दुरुपयोग। ये हमारे विसर्ग संधि का चौथा नियम पूरा हुआ। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ, जो कि है हमारे विसर्ग संधि का 5वां नियम। पांचवा नियम कहता है, अ के अलावा अन्य लघु स्वर, याद है कि नहीं लघु स्वर, हमने, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि वर्णमाला जो है वो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए, है ना। लघु स्वर हमें याद है, बिल्कुल याद होने चाहिए, अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, अ के अलावा अन्य लघु स्वर, मतलब ई, ऊ और री, ठीक। इसके बाद अगर विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद र आ जाता है, तो हमारा जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप मतलब विसर्ग जो है गायब हो जाएगा, विसर्ग को हम लिखेंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बदले कुछ और हमें लिखना है, नहीं, विसर्ग गायब हो जाएगा सीधी तरह, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स में नहीं, दो चीजें होंगी, एक तो ये जो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये जो हमारे लघु स्वर हैं, ठीक है, हमारे लघु स्वर इनका बदलाव, सॉरी री लिख रही हूं, हाँ री तो री ही रहेगा ना। विसर्ग का लोप हो जाएगा और लघु स्वर जो हमारे हैं ई, ऊ और री, इनका बदलाव हम इन्हें जो है वो दीर्घ स्वर के रूप में बदल देंगे, ठीक है। हमारे जो लघु स्वर हैं वो दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे, बस जो री है वो री ही रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से,
पांचवा नियम, अ के अलावा कोई भी अन्य लघु स्वर और उसके बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद र, तो क्या होगा संधि में? विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये जो हमारे लघु स्वर थे वो दीर्घ स्वर के रूप में बदल जाएंगे और री जो है री का री ही रहेगा। उदाहरण, निह धन रव। तो क्या हो रहा है? छोटी ई है, विसर्ग है और र है। आ गया, नियम में हमारे बैठ रहा है ये। यहाँ पर विसर्ग को हम गायब कर देंगे और छोटी ई को हम बड़ी ई कर देंगे। तो अब क्या हमें मिल रहा है? नीरव। ठीक है, कितना छोटा सा नियम है, कितना आसान भी है। निह धन रोग। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आप लोग इतने सारे कर लीजिए ना कि कुछ भी छूटे ना और एग्जाम में जैसे ही आप क्वेश्चंस देखें तो आप कहें कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है। निह धन रोग, निरोग। निह धन रस। और हमारे प्रैक्टिस किए हुए उदाहरण ना भी आए तो भी आप लोगों को नियम सारे पता हैं, तो बहुत ही आसानी से आपकी संधि हो जानी चाहिए। नीरस। ठीक है, समझ में आ गया? तो और ज्यादा इसमें हम घुसे नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। ये कौन सा था? पांचवा नियम था। तो अब हम देखेंगे छठवां नियम। विसर्ग का छठवां नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद श, श या फिर स ये ऊष्म वर्ण आते हैं तो विसर्ग का रूपांतरण किस में हो जाएगा? अगर श आ रहा है तो वह आधे श में बदल जाएगा, विसर्ग हमारा है ना। श आ रहा है तो वह आधे श में बदल जाएगा और स आ रहा है तो वह आधे स में बदल जाएगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, समझ में ना भी आया हो तो। दुह धन शासन। ठीक, विसर्ग आया, विसर्ग के बाद एक ऊष्म व्यंजन है तो विसर्ग गायब और विसर्ग की जगह आधा श। दुशासन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? निह शंख। क्या हो जाएगा? निशंक। हरिह शेते। हरिष्येते। निह धन सार। ठीक है, स है तो विसर्ग जो है आधे स में बदल जाएगा, निसार। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। ये है छठवां नियम। और अब हम एक आखिरी नियम देख लेते हैं। ठीक है, मतलब आसान है, सारे नियम आसान हैं, बशर्ते आप लोगों को सारे नियम याद होने चाहिए। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें नियम की तरफ। और हमारा सातवां नियम कहता है कि अ या फिर आ के बाद जब विसर्ग आए और उसके साथ सघोष वर्ण आए। ठीक, अ आ, अ या फिर आ और उसके बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद कोई भी
सघोष वर्ण। ठीक है, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, याद है कि नहीं? सभी स्वर सघोष हैं। अयोगवह, अयोगवह भी सघोष है। हमारे स्पर्शी व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान के सभी वर्ण वे भी सघोष हैं। ठीक है, य, र, ल, व जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वे भी सघोष हैं। ह, त्र, श्र, ज्ञ, यह सारे वर्ण भी सघोष हैं। लेकिन अयोगवह इधर कभी मतलब सघोष वर्ण है, मगर हम संधि के वक्त, विसर्ग संधि के वक्त अयोगवह, अयोगवह क्या है भाई, अम और अह, इनका इस्तेमाल इस तरफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे और अयोगवह के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि अयोगवह कभी भी संधि में दो पक्ष से भाग नहीं लेते हैं, वह एक पक्ष से ही भाग लेते हैं। इसलिए सघोष वर्ण के रूप में इस संधि में, विसर्ग संधि में हम अयोगवह को नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अ या फिर आ के बाद विसर्ग आया और विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण अयोगवह के अलावा, तो अ या फिर आ और विसर्ग ये किस में बदल जाएंगे, ओ में। ठीक है, इसके उदाहरण, मनः, धन, ज। अ स्वर है, उसके बाद पहले तो इधर न है ना, उसमें अ लगा हुआ है, अ स्वर मिला हुआ है, फिर विसर्ग है और फिर ज है। ज एक सघोष वर्ण है। ठीक, तो ये जो है ये परिवर्तित हो गया ओ में। तो अब न में लगाने के लिए कौन सी मात्रा है हमारे पास, ओ की मात्रा। तो मनः और ज की संधि हुई तो हमें क्या मिला, मनोज। इससे ज्यादा और कितना क्लियर कोई बताएगा आप लोगों को? सरह, धन, वर, क्या होगा, सरोवर। ठीक है, यशः, धन, दा। यशोदा, ये आ चुका है एग्जाम में, यशोदा। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, यशः, धन, दा। अब ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, जहां मुझे लगता है कि देना चाहिए मैं देती हूं। ठीक है, यशोधरा, वयोवृद्ध। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हम लिखते हैं वयोवृद्ध, यहाँ पे हम द को पूरा लिख रहे हैं और ध को आधा लिख रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ ध पूरा है और द आधा है। ठीक है, वृद्ध, जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो हम कुछ यूं करेंगे, वृद्ध का री की मात्रा, फिर है आधा द और उसके बाद है पूरा ध, मतलब ये। ठीक, ये मुझे लगा बताना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं पर फिर वर्ण विन्यास में आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए। तपह, धन, बल, मनः, धन, बल, मनोभूमि। ठीक, तपोभूमि,
पयोधर। हम्म, यशोलाभ। इतना प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, ये कौन सा नियम था? 7वां नियम। एक और चीज देख लेते हैं। 8वें नियम के रूप में लिख लीजिए इसको। अ, धन यदि अ हो और अ के सामने विसर्ग हो और विसर्ग के सामने भी अ हो, ठीक है। अस्वर हो, अस्वर्ग के सामने विसर्ग हो और विसर्ग के भी सामने अ हो, तब क्या होगा? अ और विसर्ग जो है वह ओ में बदल जाएंगे और जो अ है वह क्या है? ये प्लुप्त है ना, प्लुप्त मात्रा। अ प्लुप्त में बदल जाएगा। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स। कह, धन, अपी। इसको कैसे लिखेंगे आप? अ है और विसर्ग भी है, तो उसे हमने बदल दिया ओ में। तो क में जब ओ की मात्रा लगी तो वो बन गया को, और विसर्ग के बाद भी अ है तो हमने उसे बदल दिया प्लुप्त में। तो ये क्या हो गया? कोपी, कोपी। ठीक, जैसे मैंने बताया था प्लुप्त को इस्तेमाल कैसे करते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आप लोगों को। ये है राम और ये है राम। उसी तरह ये है कोपी और ये है कोपी। ठीक, जब मैं उच्चारण कर रही हूं तो उसमें आप लोगों को डिफरेंस जो है वो सुनने को मिल रहा है। मनः, धन, अनुकूल। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? मनो, मनोनुकूल। ठीक, नियम यही है, हमको लिखना भी ऐसे ही है। कहाँ चला गया भाई? ये रहा। ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। भावोनुभव। ठीक, भावोनुभव इसे कैसे तोड़ोगे आप लोग जानो। पंचमोध्याय, पंचमोध्याय। ठीक है, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। नमोस्तु। अब इसका एक अपवाद भी होगा, है ना। जहां जहां पर भी अपवाद है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और अपवाद याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार अपवाद में ही फंसा देता है। हमें नियम याद होते हैं तो अपवाद से कोई शब्द दे दिया और हम क्योंकि सिर्फ नियम याद है तो हम उस अपवाद में नियम लगा के लिख देंगे और फिर वो गलत हो जाएगा। तो फिर हम दावा आपत्ति करते बैठेंगे कि इस नियम के हिसाब से तो यह सही है, आपने गलत क्यों दिया है। लोकः धन, अस्मिन। ठीक है, तो एक मिनट,
मिटाते कैसे हैं यार? लोकेशमेन, ठीक, आना चाहिए था ओ, आ गया ए। लोकेशमेन, तो ये हमारा अपवाद हुआ। ठीक है, बस यहां जो है हमारी संधि कंप्लीट होती है। हमने पढ़ा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी आज हमने कंप्लीट कर लिया, जिससे हमारा संधि वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें। और ऑलरेडी आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो बन चुकी है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी अगली क्लास में शुरू करेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शब्द। ठीक है, शब्द, इसमें काफी कुछ कवर हो जाएगा। आप लोगों का लगभग आधा सिलेबस इसी में कंप्लीट हो जाएगा, शब्द में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, 8वीं क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, फीडबैक से मेरा मतलब होता है कि अब मेरे पास व्हाइट बोर्ड तो है नहीं कि मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की खड़ी होकर लिख लिख कर समझाऊं, तो जो है यही है। तो आशा है आप लोगों को इसमें समझ में आता होगा, और ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। लेकिन अगर आप लोग इससे कुछ अच्छा सजेशन दे सकते हैं कि नहीं मैम आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए तो ज्यादा समझ में आएगा, आप इसको ऐसा करिए, इस चीज को आप ऐसे करिए, एकदम आप फ्री होकर हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस को और इससे भी अच्छी तरीके से बना सकें, और आप लोगों को हम सक्षम हो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, हमारा समझाना आप लोगों को समझ में आए। इसलिए फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोगों को जहां भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, इस तरीके से नहीं उस तरीके से होना चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें फीडबैक दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने की। और जिन लोगों से सारे एग्जाम्पल्स बन रहे हैं वो भी कमेंट करें, ताकि जिनका नहीं बन रहा है वो देखकर आपसे सीख सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।